फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में वर्णित किया गया है। संविधान को कई भागों में बांटा गया है, परंतु आपातकालीन प्रावधान को संविधान के भाग 18 में रखा गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के जितने अनुच्छेद हैं वो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण था कि जिसके कारण भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि देश की संप्रभुता यानी कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जोड़ा गया। इसके साथ ही भारत की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया। अखंडता का मतलब होता है कि देश का बंटवारा ना हो, देश को एक रखा जाए। तो इत्यादि की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, आपातकाल में क्या होता है कि पूरे देश में केंद्र का शासन होता है। मतलब आपातकाल के समय केंद्रीय सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्यों को जो निर्देश देती है राज्यों को उन्हें मानना पड़ता है। मतलब पूरी की पूरी जो शक्ति है देश की संविधान की वो केंद्रीय सरकार के पास आ जाती है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के लिए होता है। इसके साथ ही 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि भारत के किसी एक भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। तो ये पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और भारत के किसी एक भाग पर भी। इसके बाद जो दूसरा आपातकाल है वो है राष्ट्रपति शासन। इस आपातकाल को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। इस आपातकाल को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है राज्य आपातकाल और दूसरा है संवैधानिक आपातकाल। ये इसके 2 अन्य नाम हैं। इसके साथ ही जो तीसरा आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। इसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। अगर देश में या देश के किसी राज्य में पैसे की बहुत ज़्यादा ही समस्या पैदा हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे पहले आपातकाल की, जो कि है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर खतरा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर किसी ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर भारत की जनता सशस्त्र विद्रोह कर रही है, अगर पुलिस वगैरह भी विद्रोह वगैरह कर रही है, सशस्त्र विद्रोह, बहुत ही बड़ा विद्रोह कर रही है सरकार के खिलाफ, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल पहले भी लगाया जा सकता है। अगर मान लो युद्ध हुआ ही नहीं है, बस खतरा है, सरकार को लग रहा है कि भाई युद्ध हो सकता है, अभी आक्रमण हुआ नहीं है बट सरकार को लग रहा है या राष्ट्रपति को लग रहा है कि भाई आक्रमण कोई देश हमारे ऊपर कर सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हुआ नहीं है बट हो भी सकता है। तो जब इस प्रकार का खतरा होता है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि पहले भी लगाया जा सकता है। और कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 352। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको लगाना होगा 352 को। इसके अतिरिक्त 1975 में संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में एक संशोधन किया गया, जो कि 38वां संवैधानिक संशोधन था। इसमें यह तय किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विभिन्न प्रकार की उद्घोषणाएं कर सकता है। अब जैसे कि देखो, प्रत्येक कानूनों को या प्रत्येक अधिनियमों को आपातकाल के समय संसद में इतना टाइम नहीं होता कि संसद से पारित कराया जाए। तो इसलिए यहाँ पर एक संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति कई प्रकार की उद्घोषणाएं कर सकता है आपातकाल में। ये उद्घोषणाएं कानून के ही बराबर होती हैं, सबको मानना होता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य आपातकाल और एक होता है आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल उसे कहते हैं जब
युद्ध या बाह्य आक्रमण, जब किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है या युद्ध हो रहा है भारत का, तो उस आधार पर जब आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। परंतु जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक आपातकाल था। फ्रेंड्स, 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल को किसी विशेष भाग पर भी लगाया जा सकता है। मतलब ये कि 1976 से पहले 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले राष्ट्रीय आपातकाल को केवल पूरे देश में लगाया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपातकाल होता था। परंतु 1976 में ये व्यवस्था कर दी कि किसी विशेष भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहें तो राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में भी लगाया जा सकता है, परंतु राज्यों के लिए देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन होता है। बट 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन ने ये कहा कि किसी विशेष भाग पर भी लगाया जा सकता है। इसके बाद 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया। फ्रेंड्स, पहले राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया जा सकता था, परंतु 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। पहले संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं लिखा था, परंतु बाद में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जो आंतरिक गड़बड़ी का शब्द था ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, इसके कई सारे अर्थ निकल रहे थे। और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक आपातकाल लगा दिया था। फ्रेंड्स, बहुत सारे संशोधन देखने को मिलेंगे तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। इसके साथ ही 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक प्रावधान और किया, वो ये था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। जब मंत्रिमंडल लिख कर देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना जरूरी है तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, अन्यथा नहीं। पहले क्या प्रावधान था कि मंत्रिमंडल बस कह देता था राष्ट्रपति से कि आप आपातकाल लगा दीजिए, कोई लिखित सिफारिश नहीं होती थी, बस मुंह से बोल दिया वही सिफारिश मानी जाती थी। ऐसे में होता ये था कि अगर प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से बोल देता था कि आपातकाल लगाना है तो आपातकाल लगा दिया जाता था, जो कि गलत था, क्योंकि भाई मंत्रिमंडल की पूरी सहमति चाहिए। तो इसीलिए 44वें संवैधानिक संशोधन में ये सुधार किया गया और एक लिखित सिफारिश की व्यवस्था की गई ताकि पूरा मंत्रिमंडल उस पर अपनी सहमति जता सके। फ्रेंड्स, 1975 में 38वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसने राष्ट्रपति के आपातकाल को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया। मतलब ये कि राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये इस अधिनियम में कहा गया। न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता कि वो आपातकाल सही लगाया गया था या गलत लगाया गया था। परंतु इस व्यवस्था को जब जनता पार्टी आई 1977 में, तो 1978 में 44वां संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और न्यायिक समीक्षा में लाया गया राष्ट्रीय आपातकाल को। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि की। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है, यानी कि संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। पहले ये अवधि 2 महीने की थी, परंतु बाद में 1978 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा 44वें संशोधन के द्वारा इस अवधि को कम किया गया और 1 महीने कर दिया गया। जैसे कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल 1 जनवरी को लागू होता है तो 1 फरवरी के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है, तभी ये आगे जारी रह सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों ने इसका अनुमोदन कर दिया है तो आपातकाल 6 महीने के लिए जारी रहेगा। मतलब जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो आपातकाल 6 महीने के लिए जारी रहता है। प्रत्येक 6 महीने में 1 बार अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक 6 महीने में 1 बार संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है और 1 बार स्वीकृति लेने पर 6 महीने के लिए आपातकाल बढ़ जाता है और ये प्रक्रिया अनंत समय तक चल सकती है। परंतु बात को समझिए,
मान लीजिए कि संसद में तो भाई दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों जब स्वीकृति देंगे तभी तो कहा जाएगा कि संसद ने स्वीकृति दी है। परंतु अगर लोकसभा का 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने से स्वीकृति देने से पहले ही अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर राज्यसभा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन करती है तो ये भी काफ़ी होगा और 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ जाएगा। बट इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि लोकसभा का विघटन हो गया है और केवल राज्यसभा ने स्वीकृति दी है, तो आपातकाल 6 महीने के लिए बढ़ तो जाएगा, परंतु जब कभी भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा, मतलब लोकसभा दोबारा जीवित होगी, तो उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रह सकती है या जारी रह सकती है। हाँ, अगर इसके आगे भी सरकार चाहती है आपातकाल को जारी रखना, तो उसे लोकसभा की अनुमति लेना या लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट की 2-4 मिनट की वीडियो को आप प्लीज़ 2-3 बार देख लें, ताकि आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें कई लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रस्ताव होता है उसे किस प्रकार से संसद पारित करती है। तो देखिए, जो अनुमोदन का प्रस्ताव होता है उसे संसद के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत में 2 बातें शामिल हैं। पहले तो कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या होती है उसका बहुमत होता है आधे से अधिक। कुल सदस्यों का आधे से अधिक, 50% से अधिक, पहली शर्त यह है। दूसरा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का विशेष बहुमत। जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो इसको कहते हैं विशेष बहुमत, और इसी प्रकार अनुमोदन का प्रस्ताव पारित होता है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे राष्ट्रपति के आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति होती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा जारी कर देता है कि इस समय से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है, ऐसी घोषणा जारी कर देता है, ऐसा ऐलान कर देता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जब लोकसभा इसके जारी रहने का अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे, मतलब जब लोकसभा के सामने इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव रखा जाए और लोकसभा निरस्त कर दे उस प्रस्ताव को पारित ही ना करे, तब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना ही पड़ेगा। और जो ये प्रावधान दिख रहा है, ये प्रावधान 1978 में हुए 44वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 44वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान बनाया गया था। इससे पहले क्या था, लोकसभा का इससे पहले कोई नियंत्रण नहीं होता था राष्ट्रीय आपातकाल पर। राष्ट्रपति को जब अपने विवेक से लगता था, अपनी बुद्धि से, कि हाँ अब आपातकाल को हटाना सही है, तभी आपातकाल हटता था। परंतु 44वें संशोधन के द्वारा बदलाव किया गया और ये व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को हटाने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। यदि जब 1/10 यानी कि 10% सदस्य, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को, लोकसभा के या राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे दें, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए एक बैठक बुलाई जा सकती है 14 दिन के अंदर। मतलब जब लोकसभा चल रही होती है, मतलब लोकसभा का विघटन नहीं होता है, तब लोकसभा के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को नोटिस देते हैं। अदरवाइज़ अगर लोकसभा विघटित हो चुकी है तो राष्ट्रपति को ये नोटिस देते हैं। तो इसके साथ ही 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जा सकती है कि क्या उद्घोषणा को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं। अगर सहमति बनती है तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त कर दिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखा जाता है और किस प्रकार से जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रस्ताव होता है उसे अस्वीकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब लोकसभा इसे पारित कर दे, और सिर्फ लोकसभा अगर पारित कर देती है तो घोषणा को अस्वीकार कर दिया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित करती है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अस्वीकार करने का जो प्रस्ताव होगा उसको लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। सिर्फ लोकसभा ने अगर पारित कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखना है तो
तो इसके लिए जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों की बराबर स्थिति है। और इस प्रस्ताव को, जो जारी रखने का प्रस्ताव है, उसको विशेष बहुमत के द्वारा दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। मतलब ये साफ दिख रहा है कि अगर उद्घोषणा को अस्वीकार करना है संसद के द्वारा तो ये काफ़ी आसान है, परंतु अगर जारी रखना है तो जारी रखने के प्रस्ताव को पारित करना मुश्किल है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका क्या असर होता है। तो पहला असर होता है केंद्र राज्य संबंधों पर। तो केंद्र और राज्य के संबंधों पर पहला प्रभाव ये पड़ता है कि जो कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं वो बदल जाती हैं। राज्य की जितनी भी कार्यपालक या कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, और केंद्र किसी भी विषय पर किसी भी कार्यकारी शक्ति से संबंधित राज्य को निर्देश दे सकता है और राज्य को उस निर्देश को मानना पड़ता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल का विधायी संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर, जो कि किसी राज्य सूची का विषय होता है, तो उस पर भी कानून बना सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार वित्तीय, जो राज्य, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राज्य की पूरी वित्तीय स्थिति केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है और केंद्र सरकार वित्तीय संबंधी नियम बनाती है या बना सकती है। इसके साथ ही जो दूसरा प्रभाव पड़ता है वो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। अगर संसद को लगता है, संसद कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है। 1977 में ऐसा ही हुआ था। 1975 तक कार्यकाल खत्म होना था, परंतु 5वीं लोकसभा में 2 बार संसद के द्वारा 1-1 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया गया। इसी तरह अगर संसद चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 कहता है कि जब आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं, अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं। आपको याद होगा, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार, निवास का अधिकार इत्यादि। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ये अनुच्छेद 19 के द्वारा जो 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं, अपने आप ही कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। परंतु 1978 में एक संशोधन हुआ था, 44वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 19 का निलंबन यानी कि अनुच्छेद 19 को उसी आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के द्वारा लगाया गया हो। मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो उसमें अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 44वें संशोधन के बाद ये व्यवस्था की गई है और वर्तमान में यही व्यवस्था है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अनुच्छेद 359 की, तो अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करता है। मतलब ये मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर रहा, मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, अदालत नहीं जा सकते, बस जाने के अधिकार को ही निलंबित करता है। तो देखा जाए तो एक तरह से ये भी मूल अधिकारों को निलंबित ही कर रहा है एक तरीके से, परंतु औपचारिक रूप से नहीं। 1978 में 44वें ही संशोधन के द्वारा एक बार फिर 44वें संशोधन के द्वारा एक संशोधन किया गया कि अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको निलंबित नहीं कर सकता। और एक संशोधन ये भी किया गया कि केवल आपातकाल से संबंधित विधियों को ही चुनौती से संरक्षण प्राप्त है। मतलब आपातकाल के अलावा अगर कोई गैर कानूनी विधि बनाई जाती है जो कि अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसका आपातकाल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको चुनौती दी जा सकती है।
फ्रेंड्स, अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। इनमें पहला अंतर ये पाया जाता है कि अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू होता है तो ये अनुच्छेद भी अपने आप ही लागू हो जाता है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। ये अपने आप होता है, मतलब ये अनुच्छेद 19 अपने आप ही निलंबित हो जाता है जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। परंतु अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति कोई आदेश पारित करता है और उस आदेश में जिन जिन मूल अधिकारों की बात की जाती है उनको निलंबित किया जाता है। मतलब यह है ये अपने आप लागू नहीं होता है। जब राष्ट्रपति आदेश जारी करता है उसके बाद आदेश में जो जिन मूल अधिकारों का वर्णन होता है उनको निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। इसमें दूसरा अंतर यह है कि अनुच्छेद 358 दो ही आधारों पर लागू होता है, या तो जब आपातकाल युद्ध के आधार पर लगाया जाए या तो जब राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाए। जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तब अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है। परंतु अनुच्छेद 359 चाहे युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, चाहे बाह्य आक्रमण के आधार पर या चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तीनों में ही लागू हो सकता है जब राष्ट्रपति आदेश जारी करता है तब। इसके साथ ही जब अनुच्छेद 358 लागू होता है तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में जितने भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जितने भी 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो सब के सब निलंबित हो जाते हैं। परंतु 359 अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनको निलंबित नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार 1962 में की गई थी, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की गई थी जब चीनी सेनाओं ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नैफा कहा जाता था। नैफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, परंतु अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से लेकर 1968 तक चला था। इसी बीच भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। इसी कारण से 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 1962 से लेकर राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक चला। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में घोषित किया गया जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना। ये आपातकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसी बीच तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया आंतरिक आधार पर। ये दोनों ही घोषणाएं, पहली 1971 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और दूसरी 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये दोनों ही घोषणाएं मार्च 1977 में समाप्त हुई। तो ये जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था ये आंतरिक आपातकाल था। अब तक जो भी 2 आपातकाल लगाए गए थे वो बाह्य आपातकाल थे या युद्ध के आधार पर लगाए गए थे। 1975 का तीसरा आपातकाल, आंतरिक आपातकाल जो कि था, वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों का मानना था कि आपातकाल की ज़रूरत थी ही नहीं और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर कांग्रेस सरकार ने बेकार में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिस कारण से 1977 में कांग्रेस सरकार हार गई और जनता पार्टी आई सत्ता में और उसने इस आपातकाल की जांच के लिए क्या ये आपातकाल सही था या नहीं, इसके लिए शाह आयोग बनाया। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि आंतरिक आपातकाल की 1975 में कोई ज़रूरत नहीं थी, जिस कारण से 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े कई विषयों प्रावधानों में कई प्रकार के सुधार किए गए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।